नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो जो है बनाया था राजस्थान फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में। उनका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट तो क्या था, वो मेरिट बेस पर वो भर्ती हुई थी। और उस वीडियो को आप सब लोगों के द्वारा, प्यारे साथियों के द्वारा इतना प्यार मिला, इतना ज़्यादा सहयोग मिला कि हमें फाइनली इस बारे में सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि आखिरकार जो भी सरकारी भर्ती के लिए, अगर हम कहें सरकारी नियोजन पद पर सिलेक्शन की बात होती है, तो उसे मेरिट बेस पर करना चाहिए या एग्जाम बेस पर करना चाहिए। इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उन पर आज हम चर्चा बतियाते हैं। क्या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या पीएचडी वालों को मिलना चाहिए, इस पर हम एक ठीक ढंग से आज बात करेंगे। इससे पहले मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप अभी तक हमारे सृष्टि क्लासेस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो ये इधर लाल वाला जो बटन है इसे दबा लीजिए और आप बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसी चर्चाओं से हम रूबरू होते रहें। हमने दोस्तों, अगर हम बात करें तो कम्युनिटी पोस्ट की थी और इसमें हमने कहा था अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मोस्टली सब बच्चों ने एग्जाम के बारे में ही बोला, क्योंकि जो बच्चे मेरिट की बात करते हैं वो इधर नहीं आते हैं और ना वो कोई कमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ट्रोल किया जा सकता है। उनके जो कमेंट बॉक्स होता है उसके नीचे रिप्लाई करने वालों की तादाद इतनी होती है कि वो बस वेट कर रहे होते हैं। अब देखो, आपके सवाल हमारे जवाब। आपके अनुसार सरकारी नौकरी का सही तरीका क्या है, या सरकारी नौकरी तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, यूजी पीजी पीएचडी के लिए कोई विशेष प्रावधान के साथ, ऐसे हमने 3-4 ऑप्शंस दिए थे। आज हम इसके बारे में ठीक ढंग से चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक वे बताता हूं कि अगर जब कोई अभ्यर्थी, या अगर मैं किसी एक बच्चे की बात करता हूं, तो जब उसकी 12th होती है, तो 12th हो जाने के बाद, उस बच्चे की 12th हो जाने के बाद दो रास्ते बचते हैं। पहला कि वो किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा कर लेता है, वो डिप्लोमा कर लेता है। और दूसरा क्या रास्ता बचता है उसके पास, डिग्री का। और अगर जब बात डिग्री की आती है तो इसमें समय की बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है, बहुत लंबे टाइम तक इसमें समय लगता है। डिप्लोमा जो होता है, इसमें अगर 12th की बात करूं, मोस्टली डिप्लोमे किस किस में होते हैं? एक तो दोस्तों इंजीनियरिंग में होता है, नर्सिंग में होते हैं डिप्लोमा, और तीसरा फार्मेसी प्रोफेशन में होता है। मोस्टली अगर राजस्थान या हमारे इंडिया की बात करें, जिनमें सरकारी नियोजन के पद तक पहुंचने के लिए अगर कोई रास्ते होते हैं, तो उनमें ये 3 प्रोफेशन, 3 स्ट्रीम मुख्यतः सामान्यतः यही होते हैं, और इनके माध्यम से फिर वो सरकारी नौकरी तक जाता है। अब अगर मान लो किसी बच्चे ने इंजीनियरिंग, नर्सिंग या फार्मेसी का डिप्लोमा कर लिया, तो नंबर एक बात कि इसमें समय बहुत कम लगता है, यानी 2 या 1 साल का रहता है। या आईटीआई का कर लो, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं। अब इसमें 2 साल या 1 साल लगता है। दूसरा कि उस बच्चे के पास जो है फीस का इतना लोड नहीं होता है, इसलिए वो डिप्लोमा कर लेता है। अब ये बहुत कम उम्र में कर लेता है। मेरे एक एक फैक्टर पे आप बड़े गौर से बात सुनना और इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना, आपको समझ आ जाएगा कि मेरिट ठीक होता है कि एग्जाम ठीक होता है। अब देखो, उसकी उम्र बहुत कम होती है, वो 16-17 साल का बच्चा होता है और वो 12वीं करके निकलता है, कम उम्र होती है। 2 साल बाद में मैं मैक्सिमम उसकी उम्र मानता हूं 18 वर्ष, और वो 18 वर्ष की उम्र में अपना डिप्लोमा पूर्ण कर लेता है, चाहे वो इंजीनियरिंग, नर्सिंग या किसी का भी हो। अब बात जब डिग्री की आती है, तो दोस्तों इसमें लगभग अगर इन तीनों की बात कर लेते हैं तो 4 साल कम से कम समय लगता है। समय ज्यादा हो गया। दूसरा, फीस का भार उस पर बढ़ जाता है। अब फीस का भार कैसे बढ़ता है? एक तो कॉलेज की फीस डिग्री की ज्यादा होती है, दूसरा कि उसे 4 साल तक अपना हॉस्टल तो मेंटेन करना पड़ेगा, वो कहीं सड़क के किनारे थोड़े न रहेगा। और उसका जो है खर्चा उसके मम्मी पापा या उसके परिवार वालों पे खूब ढंग से पड़ जाता है। अब जब इसकी डिग्री पूरी हो जाती है, तो दोस्तों अब इन दोनों का मैं मिरर बना के दिखाता हूं कि कैसे इन दोनों की जिंदगी यहां से बिल्कुल अलग अलग हो जाती है और किसके लिए कितना काम आसान हो जाता है। इसके बाद भी कुछ ऐसे और होते हैं जो पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और फिर कुछ ऐसे होते हैं साहब जो पीएचडी भी कर लेते हैं। ये भी बहुत सारे होते हैं ऐसे। परंतु एक डिप्लोमा वाला आदमी
डिग्री वाले से नॉलेज के मामले में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो कम ही होगा, क्योंकि डिप्लोमा में सिर्फ बेसिक चीजें उस विद्यार्थी को पढ़ाई जाती है 2 साल में, वो 4 साल वाला मामला कभी नहीं पढ़ सकता। नंबर एक बात। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की करें तो भी देख लो आप, कुछ इस तरह से है। अब दोस्तों क्या होता है ना कि सरकारों को क्या चाहिए, सरकारों को सरकारी मुलाजिम चाहिए, सरकारी नौकरी पर रखने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। जब कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि आप हमारे पास आओ और संविदा पे काम कर लो। अब संविदा पे काम करने के लिए बोला जाए कि आप संविदा पे काम करो, तो अब जैसे ही डिप्लोमा वाला इस चीज को देखता है तो वो बालक जो होता है वो 18 साल का ही होता है या 17 साल का होता है, वो भाग के इसका फॉर्म भरवाता है और संविदा पे जॉब लग जाता है। अब जब वो जॉब लग जाता है तो उसकी 7500 से 8500 रुपए जब उसकी तनख्वाह होती है, तो अब उस बच्चे को सिर्फ अपना खर्चा निकालना है, हॉस्टल का 4-5 हजार रुपए वो सरवाइव करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। 2 या 3 या 4 साल बाद में जब उसका एक्सपीरियंस ठीक ढंग से हो जाता है तो वो यहां से स्विच कर लेता है, यहां से हो गया गायब। अब वो इसके साथ साथ अपनी प्राइवेट डिग्री कर रहा होता है, कोई बीएससी कर लेता है या कोई वो जो भी उसे डिस्टेंस लर्निंग के आजकल खूब सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सब प्रोग्रामों को वो ज्वाइन कर लेता है। अब बात करते हैं इस बंदे की, डिग्री वाले की। अब जैसे ही बीटेक होती है, इंजीनियरिंग या नर्सिंग होती है या फार्मेसी होती है, होते ही साहब 4 साल में उसके माता पिता इतने कर्ज में आ चुके होते हैं कि अब 7500 रुपए से बात नहीं बनने वाली। दूसरी की 18 में अगर आप 4-5 साल जोड़ दोगे तो वो 22-23 के आसपास पहुंच जाता है। 6 साल महीने वो इस बात को सोचने में लगा जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और फाइनली उसे क्या करना पड़ता है, उसे दोस्तों प्राइवेट नौकरी करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा पैसा इसके कंपैरिजन ज्यादा मिलता है, 7500 के कुछ वो 20-25 हजार रुपए। अब उसे ये जॉब करना मजबूरी है, परंतु इसका अगर सपना देखें, इसके परिवार वालों का सपना देखें, तो सरकारी नियोजन के पद पर ही कार्य करने का इच्छुक है ये बालक। यही सरकारी नौकरी लगना चाहता है जैसे डिप्लोमा वाला लगना चाहता है। दूसरी बात कि अब इसमें 2 चीजें नजर आती है। अब ये प्राइवेट नौकरी में फंस गया और अब ये लगा रहता है, परंतु साथ साथ ये एक ही काम करता है, क्योंकि इसने इस डिग्री को इतने तसल्ली से पढ़ा हुआ है, किताबें इतनी तसल्ली से पढ़ी हुई है कि अब छंटनी करना सीख गया है कि सब ये कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं इनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किसको छोड़ देना चाहिए, किसको नहीं छोड़ना चाहिए, और वो उन सभी चीजों को डिटेल से पढ़ता है फिर और तसल्ली से पढ़ता है। चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, आप जिस भी डिग्री से आते हैं, आप मेरी बात को ठीक ढंग से समझ पा रहे हैं। अब जब ये आदमी इसके साथ साथ तैयारी करता है तो इसका सपना हमेशा बरकरार रहता है कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। अब इसके इन तीनों या जो भी स्ट्रीम होता है, इसके माध्यम से ये इंतजार करता है कि भर्ती एग्जाम से हो जाए, भर्ती एग्जाम से हो जाए। अब अगर भर्ती एग्जाम से होगी तो ये जानता है कि इसकी डिग्री की हुई है, साथ में इस बच्चे के पास नॉलेज खूब ठीक ढंग से भरा हुआ है। जैसे ये एग्जाम में बैठेगा तो ये अपने हुनर के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे मेरिट में आएगा और फिर सरकारी नियोजन पद पे चला जाएगा, सरकारी नौकरी कर लेगा। इधर इसकी दिक्कत ये भी होती है, डिग्री में परसेंटेज कम बनते हैं साहब, परंतु डिप्लोमा वाले के अगर मैं कहूं कि इसके परसेंटेज खूब बनते हैं। और डिप्लोमे तो आजकल आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि साहब ठेके पे मिल रहे होते हैं। आपको सब पता है कि डिप्लोमे कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते, पूरे साल भर दर्शन नहीं करवाया जाता है, फाइनली एग्जाम में बैठा जाता है और उनके परसेंटेज 95, 96। अब दोस्तों कहां दिक्कत आती है, सरकार ये कह देती है कि साहब ऐसा है कि जो ये एक तो होता है डिग्री वाला और एक होता है डिप्लोमे वाला। अब सरकार ये कह देती है कि ये जो संविदा कर्मचारी था, ये डिप्लोमे वाला या जो भी था, इसने 7500 से 8500 रुपए में हमारे यहाँ पे 3 साल किए, तो इसके लिए हमारा एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल प्रावधान है। वो ये है कि हम इनको एक्स्ट्रा बोनस अंक देते हैं, एक्स्ट्रा बोनस अंक देते हैं। इससे इनको कोई ऐतराज नहीं है जो एग्जाम के पक्ष में होते हैं। इनको क्यों ऐतराज है इस बात से, क्योंकि ये जानते हैं कि भाई इस आदमी ने 3 से 4 साल दिए। परंतु इनको ऐतराज कब होता है, जब सरकार ये कह देती है कि डिप्लोमा के शैक्षणिक, अगर मैं बात करूं डिप्लोमा के, सीधा मैं कह देता हूं परसेंटेज प्लस बोनस अंक।
इसके आधार पर उस बालक को ज्वाइनिंग मिलेगी, वो भी सरकारी नौकरी में। साहब मारा गया, इसके पास ना तो परसेंटेज है और ना इसके पास बोनस अंक है। अब ये कहां जाए? ये साहब एक ऐसे मझधार में डूब गया जिसने डिग्री की 4 साल तक, कॉलेज में गया लगातार, और इस बालक के परसेंटेज कम है क्योंकि डिग्री में कम बनते हैं। कितना भी पढ़ लो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि यही 65 से 70 के बीच में रहता है और ये 95 तक लिए बैठे हैं, ये 90 लिए बैठे हैं डिप्लोमा वाले। तो इनको तो दोनों ही हाथ में लड्डू दे दिए कि आप दोनों जीमो, और इनके हाथ से दोनों ही हटा लिए गए कि आप भूख मरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग ये चाहते हैं कि बोनस अंक देने के बाद, ये जो डिग्रीधारी लोग होते हैं ये चाहते हैं बोनस अंक देने के बाद आप एग्जाम लो ना, आप एग्जाम ले लो, उसका हमें कोई एतराज नहीं है, जिसमें दम होगा वो आगे निकल जाएगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जब कोई रेस हो रही थी तो किसी एक आदमी को जिताया जाना था और बाकी सबको पीछे छोड़ देना चाहिए था, और दौड़ने वाले सब ऐसे ही थे, एकदम बराबर के हिस्सेदार। और जो दौड़ करवाने वाले लोग थे उन्हें इस बात का थोड़ा सा आइडिया हुआ कि जिसे जिताना है वो आदमी कमजोर है, बाकी सब जीत जाएंगे। तो उन्होंने सबके पाँव में ईंटें बांध दी, बोले कि अब दौड़ो। तो साहब वो वाला बोले कि नहीं, उसने तो कुछ स्पेशल प्रावधान के साथ वो आया हुआ है, वो बिना ईंटों के दौड़ेगा तो जीतेगा। साहब कहाँ जा, सोचने वाली बात है, वो कहाँ जाएगा बालक? वो तो जीतेगा ना, बाकी सब रह जाएंगे। वो 2 कदम बढ़ाएंगे तब तक वो रेस पार कर चुका होगा। इसीलिए ये ऐसे ही प्रावधान है। अब देखो मैं एक और बताता हूं, जिनके लिए पीजी होती है, जिनने पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन में किया, उनके लिए कुछ और स्पेशल चीजें होनी चाहिए। जैसा हरियाणा और पंजाब में कुछ होता है कि मैंने ऐसी कुछ वैकेंसीज में देखा है कि अगर आपके पास पीजी की डिग्री है तो उसके लिए अलग से अंक दिए जाते हैं, उनको 2 या 5, उनको एक अलग से स्पेशल ऑफर दिया जाता है। अगर पीएचडी होल्डर है तो फिर और अलग से ऑफर दिया जाता है। आजकल तो पीएचडी भी आप जानते हैं ऐसे ही ठेके पे मिलने लग गई है। परंतु मैंने जो आपको ये चीज बताई है, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि डिप्लोमा वाले के परसेंटेज भी ज्यादा और बोनस अंक भी मिले हुए हैं, और साथ में अगर मैं बात करूं डिग्री वालों की तो इनके पास ना साहब ये है और ना बोनस अंक है, ऊपर से कर्जे में जी रहे हैं और इन लोगों के हाथ में सरकारी नौकरी लग जाती है। ये था एक पहलू। अब अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संविदा पर 5, 6, 7, 8, 10 साल तक नौकरी करते ही रहते हैं। सब उसके बाद वो इसी चीज के इंतजार में रहते हैं कि सब हमारा जो है मेरिट पे हो जाए, कैसे ही करके मेरिट वाला एग्जाम ना हो, क्योंकि अब इनकी 10-10 साल नौकरी करते हुए हो गए, अब इनका दिमाग लोक हो चुका है। नंबर एक बात। दूसरा मैं बताता हूं कि इस मेरिट में क्या घाटे हो सकते हैं। मेरिट में दोस्तों, एक जो बच्चा डिप्लोमा करके आया या डिग्री करके आया, अगर वो रेगुलर जाके करके आ रहा है और ठीक ढंग के कॉलेज से है और बोनस अंक भी है, तो मैं कहता हूं उसने 70% या उसके 80% तक मार्क्स विद बोनस बन रहे हैं, विद बोनस बन रहे। परंतु दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिस बालक ने किसी फर्जीवाड़े में डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके इस डिप्लोमा में परसेंटेज की बात करें तो 90% होगा, और वो जिस भी कैटेगरी का हो, ये विद बोनस वाला भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसने 90% से ये डिप्लोमा उठाया हुआ है और ये फर्स्ट झटके में मेरिट में जाएगा साहब, और इसका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोकने वाला इसको। ना नर्सिंग से है तो इसको ये नहीं पता कि नीडल के साइज क्या क्या होते हैं, और ना इसे ब्लड के सैंपल लेने का पता कुछ नहीं है। इंजीनियरिंग का है तो इसे न्यूटन के नियम नहीं पता है, जिस भी ये स्ट्रीम से आता है। अगर फार्मेसी का है तो फार्मेसी की टर्म्स इसको नहीं आती है, परंतु इसकी मार्कशीट में 90% दिखाई दे रहा है मामला, और ये बच्चा जाएगा, ये सिलेक्ट होगा। सरकार ये कहती है कि हाँ भाई इस आदमी को हमने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये तो सब जानता है, इसे ट्रेनिंग देने तक की जरूरत नहीं है, परंतु ये जानता कुछ नहीं है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें और इसमें अगर मेरिट बेस पे अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ कहीं ठीक ढंग से अगर देखें तो ये खिलवाड़ करने वाली ही बात होती है। ये सारी चीजें कहीं छुप के रह जाती है इन परसेंटेज के चक्कर में। ये परसेंटेज जो है इसके दबाव में सारी चीजें हट जाती है, और फिर कहा दिया जाता है कि साहब जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट था वो निकल गया। नहीं, इंटेलिजेंसी का प्रमाण अगर देखा जाए तो कभी भी मार्कशीट की परसेंटेज नहीं होता है। मैं इसकी आपको वजह बता सकता हूं दोस्तों। मैं कहता हूं ये आप हैं और आपका एक
मान लो कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम, डिग्री के या डिप्लोमा के, जो भी आप मानो, जिसके भी आप मानो एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लोज सुनने वाला था तो आपकी नानी जी थी या दादी जी थी या दादाजी थे, आप किसी को भी जो आपके सबसे चाहते थे। और ऐसा है दुनिया में कि जो आया है वो जाएगा, परंतु एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपकी नानी जी चल बसे या दादाजी चल बसे, आपके बुआ जी, फूफा या फूफी, जो आपके सबसे प्यारे हैं वो चल बसे, आप सब स्ट्रेस में आ जाओगे। आपके मन में एक ही चीज आएगी कि मेरे जो सबसे क्लोज था वो मुझसे दूर हो गया। आपने ठीक ढंग से 3 महीने से तैयारी की थी, परंतु जब ये एग्जाम परफॉर्म करने की बारी आई तो सब परसेंटेज डूब गए, बैकें लग गई, बैक लग गई। कुछ में पास हुआ है तो वो ऐसे पास हो रहा है बाय ग्रेस, या 2 नंबर वो गिफ्ट में मिल रहे हैं, उससे पास हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, मेरे एक कॉलेज सीनियर थे, मैं बताता हूँ, परसेंटेज कम आने की वजह उनकी जो लिखावट थी वो साफ नहीं थी। अगर लिखावट किसी की साफ नहीं है परंतु नॉलेज उस आदमी में कूट कूट के भरा हुआ है, इतना ज्ञान है उस आदमी में पढ़ने का, वो आदमी साहब इस परसेंटेज वाली दौड़ से फिर बाहर हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जिस दिन एग्जाम हो, यानी कि 3-4 उसे डेंगू हो जाए, उसे मलेरिया हो जाए, ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, या उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, या उसका मानसिक जो है वो किसी तरह का दबाव ले बैठे। परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से दोगे तो उन लोगों को ही मौका मिल रहा है जो इसके काबिल नहीं है, परंतु बाद में अगर उसे जीवन में, क्या जिंदगी में मौका सुधारने का, अपना जो है मैं कहूँ गलतियां सुधारने का, या उसे ऐसे कभी मौके ही ना मिले? बिल्कुल मिलने चाहिए। इसीलिए हमारे भारत देश में एग्जाम का प्रावधान किया गया है कि सरकारी नियोजन के लिए एग्जाम होना चाहिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं, वो और भी गहराई में पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट और भी होना चाहिए। कुछ एग्जाम का कोई ऐसा ठीक ढंग से मामला सेट करना चाहिए कि साहब देखो 90 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें बाकी के जो 10 होंगे उसमें कोई पीएचडी किया हुआ आदमी है, पीएचडी किया हुआ डॉक्टर आदमी, और अगर वो कहीं जाके किसी सरकारी नियोजन पद पे बैठेगा जहां पे डिप्लोमा वाला भी बैठ सकता है और पीएचडी वाला भी बैठ सकता है, सोच के देखो वो अपने पद के कार्यों का निर्वहन किस हद तक जाके और कितने संपूर्ण ढंग से, ठीक ढंग से, दुरुस्त ढंग से वो पूरा करेगा। वो डिप्लोमा वाला बच्चा कभी नहीं कर पाएगा। सिर्फ वो उतना ही करेगा जैसे एक गोल गोल घेरे में एक इंसान घूमता रहता है, जैसे सर्कस में जो शेर है वो कूदता रहता है। और वो पीएचडी वाला आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करता है, जिससे पूरे समाज को फायदा मिलता है। वो एम फार्मा, या मैं कहूँ एम टेक, या वो एमएससी नर्सिंग किया हुआ बच्चा, ये तीनों, या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, अगर एक सरकारी नियोजन के पद पे काम करने वाले की बात करूं, तो वो उस समाज की दिशा बदल सकता है। उसके दिमाग में हजारों चीजें आती हैं क्योंकि उस लेवल की किताबें पढ़ के आया हुआ है। डिग्री वाला भी कुछ कर सकता है, डिप्लोमा वाला ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, परंतु उसे किताबें ऐसी ही पढ़ाई गई है जहां पर उसे बस बेसिक नॉलेज हो। ये था दोस्तों कंप्लीट इसका विश्लेषण। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कुछ इस दिशा में काम कर रहे हैं कि आपको सरकारी नियोजन पद के लिए चाहिए और आपके पास डिग्री है, तो इसके अलावा ये मोस्टली स्टेट की सरकारें ऐसा करती है, सेंटर की सरकार ऐसा नहीं करती है। वहाँ पे पूरे देशवासी, पूरे देश के विद्यार्थी उनके लिए एक जैसे होते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सरकारी नियोजन पद के लिए, वो आमंत्रण देते हैं बच्चों को। आप उन सभी भर्तियों का फॉर्म भरें और आप उन भर्तियों के माध्यम से अपनी तैयारी जारी रखें और फिर आप अपने मुकाम तक जरूर पहुँचें। मुझे हिटलर की एक बात याद आती है कि अगर आप किसी भी सिस्टम के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सबसे ऊंचे वाले आप पद पर बैठें और नियमों को बदल डालें। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो इस देश में, या आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में कहीं खामी है, तो आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें। जो आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना होने दें। और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसको खूब सारा शेयर करते रहिएगा। इसी तरह आप हमें प्यार ठीक ढंग से, ये जितना आपने दिया है टोकरा भर के हमें सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, उतना सारा देते रहिएगा। ये नितिन शर्मा आज आपसे फिर अलविदा लेता है। फिर कभी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपका अगर किसी भी तरह का कोई कंसर्न हो, कोई भी आपका मन में कोई सवाल अगर आपके आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपने सवालों को आप रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।